नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, इस क्लास में यहाँ पर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और ये क्लास स्पेशल आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी और संपूर्ण भारत में आयोजित होने वाले जो एग्जाम हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत से भी हैं इसमें जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर इसमें आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए सभी मिले जुले क्वेश्चन और बहुत ही शानदार व्याख्या के सहित मैं यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यहां पर अफगान, मंगोल और अरब तुर्क, चार ऑप्शन दोस्तों यहां पर हैं। इनमें से अफगान, मंगोल और तुर्क उन सब में से सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन व्यक्ति थे? अरब व्यक्ति थे। और यह क्वेश्चन पहले एक बार एसएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए अब किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो निम्न में से चार ऑप्शन में दोस्तों कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वर्ण पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ पर्वत, इंदौर और आबू पर्वत में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो राजस्थान के सिरोही के आबू पर्वत में स्थित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी गलत ही नहीं जाना चाहिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक जरूर करें और जुड़ जाएं प्रतिदिन 7:45 पर, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने की, निम्न में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोलकारी आक्रमणकारियों के द्वारा चार ऑप्शन है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मंगोलों के द्वारा सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया गया? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा बार मंगोल लोगों ने आक्रमण किया। कितना शानदार क्वेश्चन है ये इंडियन हिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? ये क्वेश्चन तो मैं दोस्तों ये कहूंगा कि असंख्य बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछ चुके हैं। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। ये बड़ा आक्रमणकारी और सब कुछ तहस नहस करने वाला एक आक्रमणकारी जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए और अपने इतिहास में यहां पर नाम दर्ज कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक निम्न में से कहां पर हुआ था? मराठा सरदार, महत्वपूर्ण। और ये वही मराठा सरदार हैं जो मुगलों को भी छक्के छुड़ाने वाले व्यक्ति थे। और दोस्तों यहां पर इनका राज्याभिषेक पूछा गया है, तो इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इनका अभिषेक रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ का किला भी आपने सुना होगा, रायगढ़ का दुर्ग नाम भी आपने दोस्तों सुना होगा। तो शिवाजी जो है उनका राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में किया गया था। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसको पहले पूछा भी जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? एक बार उस पुराने इतिहास की बात करेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, व्यापार कर रही थी, उस समय उस कंपनी का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन तो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब आई और कहां पर सबसे पहले व्यापार शुरू किया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको बता देता हूं, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर भारत में माने जाते हैं। कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसके संबंध में आपको बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? कि इसमें से कौन है जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, इसके अलावा भी इन्होंने 5 स्थानों पर, संपूर्ण भारत में 5 जगहों पर ऐसी खगोलीय वेधशालाएं खोली हैं उस प्रसिद्ध व्यक्ति ने। तो उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है जय सिंह द्वितीय ने। उन्होंने ऐसी एक वेधशाला जयपुर में भी खोली है और दिल्ली में भी है, इंदौर में भी है, और ऐसे भारत के 5 स्थानों पर उन्होंने जंतर मंत्र मतलब खगोलीय
वेधशालाएं खोली जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार का फिर से प्लासी की लड़ाई आपको पता होगा 1757 में लड़ी गई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। ए आंसर बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुका है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन वरदान साबित होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन आप उसको कह सकते हो। इनमें से मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा बता दिया आप कि जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन, इसलिए अगर आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन है? मैंने ये भी नहीं पूछा कि स्वतंत्र भारत का कौन है, उससे पहले कौन था। मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा यहां पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम हेस्टिंग्स। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको भूलने नहीं है, बार बार एग्जाम में पूछ जाती हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों थोड़ी देर बाद आपके सामने साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही शानदार साइंस के क्वेश्चन है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम इनमें से क्या है? तो दोस्तों इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने यहां से लिया, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 10+2 एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, रेलवे ग्रुप डी में एक बार पूछ जा चुका है, गुड्स गार्ड में इसको पूछ जा चुका है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों कि तात्या टोपे जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ये राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। गोकुल लाल तेजपाल जो संस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहां पर उसकी बैठक आयोजित हुई थी। वो संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं, वह भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। तो बी आंसर यहाँ पे, ये आर्मी में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आगामी एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है, इसके लिए आप निश्चित रहें। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, क्योंकि उसमें दोस्तों सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते समय भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनकी लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, और ये वही साइमन कमीशन का समय है दोस्तों। तो ये कब आया था? तो ये जनवरी 1928 में आया था। ये दिसंबर 1927 में इसका गठन किया गया था और ये भारत पहुंचा था सन 1928 में। जब ये भारत पहुंचा तो भारतीय क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और उसी समय अंग्रेजी जो सिपाही थे उनकी लाठियों से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम लाला लाजपत राय है, उनको लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। और उसी समय पर लाला लाजपत राय के मुख से शब्द निकले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेज सरकार की ताबूत में कील साबित होंगी। तो ये वही है साइमन कमीशन 1928। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, शानदार क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? और ये संघात्मक शासन व्यवस्था भारत ने भी उसी देश से ली है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये भारत ने कौन से देश से ली है, तो भारत ने कौन से देश से ली है? कनाडा देश से ली है। तो 13 के क्वेश्चन में यहां पर आंसर सी होगा, कनाडा से। और संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले भी किसने देश ने अपनाया था? कनाडा देश ने। और भारत ने भी भारत की संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा, एक पद ऐसा है जिसका उल्लेख मूल भारतीय संविधान में
नहीं है। तो वो कौन? तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर होगा उप प्रधानमंत्री का पद। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो भारतीय संविधान में इस उप प्रधानमंत्री के पद का दोस्तों कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का उल्लेख है, उप प्रधानमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जुड़ जाए प्रतिदिन 7:45 पर, शाम 7:45 पर जुड़ जाए। यहां पर जीके और जनरल साइंस के लाइव क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए, कितना राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर कोई समय से पहले अपने पद को छोड़ना चाहे, पद से त्याग देना चाहे, पद को छोड़ना चाहता है तो वो निम्न में से किसको अपना त्याग पत्र सौंपता है? और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाती है, इसलिए निश्चित रहे यहां से भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगर ये समय से पहले अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो अपना पत्र किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। निम्न में से वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं और उसमें से केवल 2 ग्रह इनमें से ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो वो कौन हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। सभी ग्रहों में आकार में सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाए कि आकार में सबसे छोटा कौन है तो कौन है? बुध आकार में सबसे छोटा है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह इनमें से कौन है? तो शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसे सांझ का तारा अथवा भोर के तारे के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों और अगर आप बात करें तो बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जीवन चल रहा है। शनि ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है? शनि है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी पहचाना जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो वह कौन सा है? मंगल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आप सभी के सामने कंफ्यूज करने वाला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें से कौन? भूप्रपट्टी में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो दोस्तों आपको यहां पर मैं बता देता हूं सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है। भूप्रपट्टी की बात कर रहा हूं, सोचना आप इस बात को, भूप्रपट्टी की बात कर रहा हूं मैं, संपूर्ण पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं। भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम यहां पर पाया जाता है, इसलिए आंसर यहां पे भी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? कि इसमें से कोई एक ऐसा है जिसको अपना सुरक्षा वाल्व के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों वह होती है ज्वालामुखी की। जब भी पृथ्वी के अंदर तापमान, ज्यादा तापमान होने की वजह से चट्टानों का गलनांक बिंदु गिरता है, द्रव्य तरल अवस्था में गैसें परिवर्तित होती हैं, बड़ी घटना के घटने से पहले ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, उसका प्रेशर समाप्त हो जाता है। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी को पृथ्वी का प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व के रूप में जाना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। सुरक्षा वाल्व के रूप में किसको जानते हैं? ज्वालामुखी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आप सभी के सामने एक शानदार क्वेश्चन की निम्न में से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? कि इनमें से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों आपको बताता हूं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, हिमालय की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला के रूप में नवीन पर्वत है, मोड़दार पर्वतों के रूप में पहचान रखता है हिमालय। कौन से महाद्वीप में है? तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में है। रोकीज पर्वत दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहां पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और आल्पस पर्वत कहां पे स्थित है? दोस्तों याद रखना, आल्पस पर्वत कहां पे स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो क्वेश्चन मैंने यहां पर पूछा, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन का आंसर है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है। बहुत ही शानदार दोस्तों, इसी प्रकार से व्याख्या सहित मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताता रहूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो और अगर आप इसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे
कमेंट में रिप्लाई जरूर करें, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों वह नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल वाले भाग से होता है। नेपाल में जब भारी वर्षा होती है तो इसके साथ काफी मात्रा में अवसाद आता है और वो अवसाद नदी के मार्ग में जमा हो जाता है। इस वजह से नदी अपना मार्ग प्रतिवर्ष बदल लेती है और प्रतिवर्ष बदलने की वजह से बिहार में उससे क्या आती है? बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से उसको कहते हैं बिहार का शोक। दोस्तों यहां पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी हैं भारत के संबंध में कि बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि असम का शोक किसको कहते हैं, तो असम का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ओडिशा का शोक किसको कहते हैं? महानदी को कहा जाता है। महानदी ओडिशा में बाढ़ें लाती है। और तो ये क्वेश्चन दोस्तों याद कर ले, बिहार का शोक कोसी नदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ें लाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर कार्य का मात्रक इसमें से क्या है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो दोस्तों याद रखना कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और ये भी एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आर्मी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जीडी के लिए क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पास्कल इकाई है वो किसकी है? दाब की इकाई है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है फ्यूज तार? क्या फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक रखता है? क्या निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है? क्या उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है? क्या निम्न प्रतिरोध या उच्च गलनांक होता है? फ्यूज तार की इसमें से दोस्तों विशेषता क्या होती है? तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। फ्यूज तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक की विशेषता रखता है। 10th क्लास से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत बार पहले एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है। निम्न में से कौन सी युक्ति ऐसी है जो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? इनमें से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों वह होती है विद्युत मोटर, जो विद्युत को ग्रहण करती है और डायनामो के घूमने से वहां पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो वह कौन है? विद्युत मोटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी प्रकार के साइंस के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दीजिए इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस के बारे में दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रीन हाउस गैसें, इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? तो दोस्तों वह गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये गैस हल्की होती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर चली जाती है। सूर्य में सबसे ज्यादा इसी का योगदान होता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजी कहते हैं, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसमें से किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों वह व्यक्ति है लेमार्क तथा ट्रिवेरेंस। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग ही किया है। पूछा जा सकता है, बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा वायरस जनित है, कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा संक्रमित रोग नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आपको बता देता हूं कि इसमें से जीवाणु के कारण होता है तो वह कौन होता है? हैजा। इसलिए आंसर यहाँ पे डी होगा कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है तो वह कौन सा है? हैजा है, जो जीवाणु की वजह से फैलता है। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों आपको पता है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपको बता देता हूं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में की गई है। कुछ ऐसे भी मिले जुले क्वेश्चन भी आपको यहां पर मैं लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट तक आपको बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे।
फिर से एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों के बारे में दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा। ओलंपिक, प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी, भारत में किसने ओलंपिक खेलों में भाग लिया, ओलंपिक में स्वर्ण किसने जीता है, रजत किसने जीता है, कितने लोगों ने कुल मेडल जीते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। तो इसलिए आपको बताता हूं कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। तो ये दोस्तों प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों आपको पता होगा कि प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रीय खेल होता है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल है, पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है, बांग्लादेश का भी है, अमेरिका का भी, सभी देशों के अपने राष्ट्रीय खेल है। तो मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। तो दोस्तों आज के अपनी इस क्लास में इतने 30 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दे दें। साथ ही जो आज पहली बार क्लास ले रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाए प्रतिदिन 7:45 पर शाम को। यहां पर आपको लाइव मिलेंगे आंसर, यहां पर लाइव अपनी क्लास होती है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज का सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।